जीवन में शांति और तरक्की चाहते हैं तो समस्याएं गिनाना बंद कीजिए और समाधान पर फोकस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। छात्रों को बताया विकसित भारत 2047 का शिल्पकार। आज रामेश्वरम में काशी तमिल संगमम 4.0 के समापन कार्यक्रम में रहेंगे मुख्य अतिथि। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन 2 साल के उच्चतम स्तर 6.7% पर। मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर ने दी रफ्तार, अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत। भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का किया सफल परीक्षण। 120 किलोमीटर मारक क्षमता और 10 मीटर के दायरे में लक्ष्य भेदने में सक्षम। इतिहास की राह पर भारत की समुद्री विरासत। इंजन रहित प्राचीन भारतीय सिलाई जहाज तकनीक से निर्मित नौसेना जहाज आईएनएसवी कौंडिन्य पोरबंदर से ओमान रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएसवी कौंडिन्य के दल को दी शुभकामनाएं। कहा, खाड़ी देशों से भारत के प्राचीन संबंधों को फिर से जोड़ती है ऐतिहासिक पहल। भारत और श्रीलंका के बीच आज महिला क्रिकेट का 5वां और आखिरी T20 तिरुवनंतपुरम में होगा निर्णायक मुकाबला। सीरीज जीतने पर सबकी नजर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं और स्नातकों से डिजिटल तकनीक का नैतिक और रचनात्मक उपयोग कर देश के विकास में योगदान देने का आग्रह किया है। उन्होंने नशे से दूर रहने, समय प्रबंधन और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की भी सलाह दी है। बता दें कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को युवाओं और नए स्नातकों से आग्रह किया कि वे डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल देश के विकास में योगदान देने के लिए करें। वे पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 30वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में स्नातक हो रहे छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल संपर्क मानव जीवन के हर पहलू को बदल रहे हैं। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा, शिक्षित नागरिक होने के नाते युवाओं को तकनीक का उपयोग उत्साह के साथ साथ नैतिक सतर्कता के साथ करना चाहिए। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति भी रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने जोर दिया कि डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल राष्ट्रीय विकास के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, डिजिटल तकनीक को अपनी गहन सोच की क्षमता को कम नहीं करने देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण का भी जिक्र किया और इसे देश के विकास का रोड मैप बताया। उन्होंने कहा, विकास समावेशी होना चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हों। उन्होंने युवा स्नातकों को सामाजिक और राष्ट्रीय विकास का दूत बताया और कहा कि शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है, न कि कुछ लोगों का विशेषाधिकार। उन्होंने छात्रों से जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने का भी आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सह अस्तित्व की भावना को भी रेखांकित किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि त्योहार एकता को मजबूत करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। उपराष्ट्रपति दक्षिण केरल डायोसिस चर्च ऑफ साउथ इंडिया द्वारा असेंबली ऑफ क्रिश्चियन ट्रस्ट सर्विसेज के सहयोग से आयोजित त्रिवेंद्रम फेस्ट 2025 को संबोधित कर रहे थे।
ईसाई समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस समुदाय ने हमेशा आधुनिकता और आर्थिक विकास के प्रति सकारात्मक और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरल के वर्कला में 93वीं शिवगिरी तीर्थ यात्रा में भाग लेंगे। वे तिरुवनंतपुरम के मार इवानियोस कॉलेज के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह की जनसभा का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम को उपराष्ट्रपति तमिलनाडु के रामेश्वरम में काशी तमिल संगमम 4.0 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर सोमवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 15वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा से ही विकास संभव है। एनआईटी जैसे संस्थान हमारे लड़का और लड़की को उच्च शिक्षा देते हैं, जिसमें शिक्षा के साथ साथ दूसरों को भी विकास करते हैं। ये तमाम संदेश दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। शिक्षण संस्थाएं केवल शिक्षा और उपाधि प्राप्त करने के केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये शोध के प्रमुख केंद्र है तथा राष्ट्र की बौद्धिक प्रयोगशालाएं भी है। यहाँ पर देश के भविष्य की सोच आकार लेती है। एनआईटी जैसे संस्थानों में शिक्षित इंजीनियर्स को ऐसे नेशन बिल्डर्स की भूमिका निभानी चाहिए जो तकनीकी विकास को मानव कल्याण का माध्यम बनाए। किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की प्रतिष्ठा केवल उनकी रैंकिंग या प्लेसमेंट से नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो संस्था और उनके विद्यार्थी समाज और राष्ट्र के लिए किस प्रकार योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की प्रतिष्ठा केवल रैंकिंग या प्लेसमेंट से नहीं होनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि वहां के विद्यार्थी समाज और राष्ट्र के किस तरह योगदान दे रहे हैं। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी प्राप्ति में रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टर्स कल्चर्स को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। विकसित भारत का सपना केवल ऊंची इमारतों या शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में पूरा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण से होगा जिसमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास भी अवसर की समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने की सुविधा हो। आपकी शिक्षा और ज्ञान को तभी सफल माना जाएगा जो उसका लाभ जन सामान्य तक पहुंचे। जब आप संवेदनशीलता के साथ तकनीकी कौशल का प्रयोग करेंगे तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि बिना करुणा के किया गया आविष्कार केवल एक मशीन विकसित कर सकता है, लेकिन करुणा से प्रेरित नवाचार समाज के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने इनोवेशन और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने छात्रों से आधुनिक तकनीक से पढ़ने वाले कुप्रभावों के नियंत्रण और समाधान में भागीदारी करने का आह्वान किया। वर्तमान समय में जितनी तेज गति से तकनीकी बदलाव हो रही है, उस गति से शायद ही पहले की किसी कालखंड में हुई थी। इन बदलावों से जहां एक और नए नए अवसर उपलब्धि हो रहा है, वही दूसरी ओर नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। तकनीकी विकास से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, संचार और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग करके साइबर अपराध में वृद्धि हो रही है और ई वेस्ट से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है।
एनआईटी जमशेदपुर जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये आधुनिक टेक्निकों का सामान्य ज्ञान और समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों के नियंत्रण और समाधान में भागीदारी करेंगे। ये न केवल समाधान खोजेंगे बल्कि अन्य संस्थानों और उद्यम जगत के साथ सहयोग करके उन संस्थानों को सतत और स्थायी समाधान में बदलाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कोलकाता पहुंचने के बाद सॉल्ट लेक में बीजेपी ऑफिस में पार्टी की 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा चली, जिसमें नेताओं ने उन्हें अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि 2026 के चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी निश्चित रूप से जीतेगी। जब भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं। प्रमुख कार्यकर्ता के साथ आज बैठा उन्होंने। इसके बाद कल बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मंदिर भी जाएंगे अगले आने वाले दिन, एमएलए एमपीज के साथ बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ शुरुआत करेंगे कल 11 बजे। तो ऐसी बहुत सारी मीटिंग होगी। तो अमित शाह जी जब भी आते हैं, कार्यकर्ता में जोश और भी बढ़ जाता है और आगे आने वाले चुनाव में ये जोश काम में आएगा। और आदरणीय गृहमंत्री जी को भारत का इस युग का चाणक्य कहा जाता है। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी हमें लाभ देगी और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंकने में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज असम के नगांव जिले में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी की जन्मस्थली बटद्रवा थान पुनर्विकास योजना का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भागवत में बताए गए मार्गों पर ईश्वर की भक्ति करना, अच्छा जीवन जीना तथा धर्म के आधार पर इस देश को अपनी मातृभूमि मानकर चलने का संदेश श्रीमंत शंकर देव जी ने दिया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी ने 500 वर्ष पहले एक भारत का जो संदेश दिया था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीमंत शंकर देव ने नव वैष्णव धर्म की स्थापना कर पूरे पूर्वोत्तर में श्रीमद् भागवत को प्रस्थापित करने का काम किया। भागवत के बताए रास्तों पर ईश्वर की भक्ति करना, भागवत के बताए रास्तों पर अच्छा जीवन जीना और भागवत धर्म के अनुसार ही ये देश को अपनी मातृभूमि मानकर चलने का संदेश श्रीमद् शंकर देव ने दिया। ये पवित्र स्थान सिर्फ एक पूजा घर नहीं है, एक नाम घर नहीं है, ये असमिया सद्भाव का जीवन प्रतीक। अहम, बोडो, मिसिंग, कार्बी, राभा, कोच, राजवंशी, ताई, चाय बागान में काम करने वाली जनजातियां, बंगाली भाषी, नेपाली समुदाय, सभी समुदाय यहां पर आकर महान नव वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए ये स्थान हमारी असम की साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला स्थान बनने वाला है और सामूहिक भक्ति का भी स्थान। महापुरुष शंकर देव जी ने मानवता और मातृभूमि दोनों का हमें संदेश दिया। उन्होंने कहा, धन्य धन्य कली काले, धन्य नर तनुभाल, धन्य धन्य भारत वर्षे। इसका मतलब है यह युग भी धन्य है, मानव जीवन स्वयं में महान है और भारत भूमि में जन्म लेना ये सबसे बड़े सौभाग्य की महान बात है। जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनको 500 साल पहले श्रीमद् शंकर देव ने एक भारत का संदेश देने का काम किया था, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि वर्षों से घुसपैठियों के कब्जे में रहे नगांव में विश्व प्रसिद्ध श्रीमंत शंकर देव जी के जन्म स्थान को खाली कराकर उसे फिर से विकसित करने का काम आज पूरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि असम की संस्कृति इन घुसपैठियों के दबाव में दबती जा रही थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों के प्रभाव से मुक्त कराया है। एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं, जो अच्छा हुआ है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इतनी बड़ा सभागार है, मुझे बताइए श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया है। इन्होंने क्या किया? घुसपैठिए घुसाए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए आसाम की संस्कृति का हास किया, आसाम के संस्कार को, आसाम के साहित्य को, आसाम के पहरवेश को, आसाम की पूरी संस्कृति का नीचे ला जाने का काम कांग्रेस ने किया है। मित्रों, आज मैं आपको कहकर चाहता हूं, एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मानते हैं, वो ही कर सकते हैं। और ऐसा मानने वाला भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है मित्रों, और कोई पार्टी ऐसी नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पारंपरिक तकनीकों से निर्मित नौसेना का पहला जहाज INSV कॉर्डिन ने सोमवार को गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हो चुका है। यह ऐतिहासिक अभियान भारत की प्राचीन समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने, उसे समझने और उसका जश्न मनाने के प्रयासों के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नौसेना की पश्चिमी कमान के ध्वज अधिकारी कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारत में ओमान सल्तनत के राजदूत ईसा सालेह अल शिबानी की मौजूदगी में INSV कॉर्डिन ने जहाज को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्राचीन भारतीय जहाजों के चित्रण से प्रेरित और पूरी तरह से पारंपरिक सिलाई तख्ता तकनीक का उपयोग कर निर्मित किया गया INSV कॉर्डिन ने इतिहास, शिल्प कौशल और आधुनिक नौसैनिक विशेषज्ञता का एक दुर्लभ संगम प्रस्तुत करता है। करीब 65 फीट लंबे INSV कॉर्डिन का निर्माण पारंपरिक सिलाई वाली जहाज निर्माण तकनीकों का उपयोग कर किया गया है, जिसमें प्राकृतिक सामग्रियों और कई शताब्दियों पुरानी विधियों का प्रयोग किया गया है। INSV कॉर्डिन पर सवार कुल 18 नाविक 1400 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और समुद्र में 15 दिनों के बाद ओमान के तट पर पहुंचेंगे। यह यात्रा उन प्राचीन समुद्री मार्गों का पुनः अनुसरण करती है जो कभी भारत के पश्चिमी तट को ओमान से जोड़ते थे। इन समुद्री मार्गों से हिंद महासागर के पार व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INSV कॉर्डिन को साकार करने में किए गए अथक प्रयासों के लिए डिजाइनरों, कारीगरों, जहाज निर्माताओं और भारतीय नौसेना को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा है,
ये देखकर बेहद खुशी हुई कि INSV कौंडिन्य पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए अपनी पहली यात्रा पर रवाना हो रहा है। प्राचीन भारतीय सिलाई जहाज तकनीक से निर्मित ये जहाज भारत की समृद्ध समुद्री परंपराओं को दर्शाता है। मैं इस अद्वितीय जहाज को साकार करने में किए गए अथक प्रयासों के लिए डिजाइनरों, कारीगरों, जहाज निर्माताओं और भारतीय नौसेना को बधाई देता हूं। मैं चालक दल को सुरक्षित और यादगार यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वे खाड़ी क्षेत्र और उससे परे हमारे ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। For millennia, India has been a maritime civilization, its destiny shaped by the seas and the ships that sailed them. From the Ajanta cave murals of the 5th century, CST emerges evidence of stitched ships designed for endurance and ocean voyages. Built without nails, these vessels used koi rope, coconut fiber, and natural resin, an advanced indigenous shipbuilding tradition. Classical accounts and regional traditions further indicate that stitched ships sailed across the Indian Ocean, connecting India with Arabia, Africa, and Southeast Asia. Today, the revival of stitched shipbuilding stands as a tribute to India's indigenous maritime genius. It reflects not only technological ingenuity, but also the craftsmanship, patience, and precision of Indian artisans. नवंबर 2025 का महीना भारत के औद्योगिक सेक्टर के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश का औद्योगिक उत्पादन यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP नवंबर में 6.7% की तेजी से बढ़ा है। ये ग्रोथ बीते 2 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। पिछले साल इसी महीने औद्योगिक उत्पादन में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। औद्योगिक उत्पादन में आई इस मजबूती की सबसे बड़ी वजह मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर का बेहतर प्रदर्शन रहा है। नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन सालाना आधार पर 8% बढ़ा है। ये दिखाता है कि कारखानों में कामकाज तेज हुआ है और मांग में सुधार देखने को मिली है। वहीं खनन क्षेत्र ने भी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। इस सेक्टर में उत्पादन 5.4% बढ़ा है, जो पिछले साल के मुकाबले कहीं बेहतर है। मानसून खत्म होने के बाद खनन गतिविधियां तेज हुई हैं और आयरन और जैसे धातु खनिजों का उत्पादन बढ़ने से इस सेक्टर को खास फायदा मिला है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अक्टूबर 2025 के लिए भी IIP के आंकड़ों में संशोधन किया है, जिसके तहत अक्टूबर की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि को पहले 0.4% के अस्थायी अनुमान से बढ़ाकर 0.5% कर दिया गया है। देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। सोमवार को भारत की पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का प्रथम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित यह उन्नत रॉकेट प्रणाली सटीक मारक क्षमता और लंबी दूरी तक प्रभावी प्रहार के लिए डिजाइन की गई है। परीक्षण के दौरान रॉकेट ने सभी तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक पार किया। साथ ही इसने निर्धारित लक्ष्य क्षेत्रों तक अपनी सटीकता साबित की। पिनाका LRGR 120 रॉकेट पारंपरिक पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का उन्नत संस्करण है। इसमें अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम, बेहतर रेंज, उन्नत नेविगेशन और अधिक सटीकता शामिल है। यह रॉकेट कठिन युद्ध परिस्थितियों में भी प्रभावी प्रदर्शन देने में सक्षम है और भारतीय सेना की आर्टिलरी क्षमता में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। FIDE विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगेसी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए।
अर्जुन एरिगेसी ने दोहा में फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में 9.5 अंक हासिल कर एक ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। वे विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन से पीछे सिर्फ एक ही अंक पीछे रहे। अपने कांस्य पदक के साथ वे 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में पोडियम फिनिश हासिल करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दोहा में फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के ओपन सेक्शन में कांस्य पदक जीतने के लिए अर्जुन एरिगेसी पर गर्व है। उनका हौसला काबिले तारीफ है। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीतने पर कोनेरू हम्पी को बधाई दी है। उन्होंने खेल के प्रति कोनेरू हम्पी का समर्पण सराहनीय बताया है और भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है, दोहा में आयोजित 2025 फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर कोनेरू हम्पी को बधाई। खेल के प्रति उनका समर्पण सराहनीय है। आगे के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। भारत और श्रीलंका महिला टी20 क्रिकेट सीरीज अपने आखिरी और निर्णायक मुकाम पर है। आज तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले 5वें और अंतिम टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की नजरें 5-0 के क्लीन स्वीप पर टिकी हैं। अब तक इस सीरीज में भारत का दबदबा साफ दिखाई दिया है। शेफाली वर्मा और स्मृति मांधना की विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। सीरीज का चौथा मुकाबला खास रहा है, जहां शेफाली और मांधना की जोड़ी ने महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी करते हुए 162 रन जोड़े। ऋचा घोष का नंबर 3 पर प्रमोशन भी भारत के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। टीम इंडिया के लिए ये सीरीज सिर्फ जीत नहीं, बल्कि ये सीरीज अगले साल जून-जुलाई में इंग्लैंड में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारत की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रीलंका के विरुद्ध वर्तमान सीरीज के बाद भारतीय टीम विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में 3-3 टी20 मैच खेलेगी। आइए अब एक झलक देखें वर्ष 2025 के उन खास पलों की जब भारत की संसद ने विदेशी संसदीय प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत किया और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को और मजबूती दी। श्रीरंगम के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी पर भव्य सजावट होती है, जहां मंदिर दिव्य रोशनी और फूलों से जगमगा उठता है। भगवान नंपेरुमाल रंगनाथ स्वामी को बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से जड़े मुत्तु अंगी परिधान पहनाए जाते हैं और हजारों भक्त स्वर्गवासल यानी कि स्वर्ग के द्वार से उनके दर्शन के लिए उमड़ते हैं, जिससे पूरा परिसर आस्था और उत्सव के माहौल में डूब जाता है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी के कुछ झलकियों के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।